Aman Chopra for a session on water warriors. Honorable Minister. 3 cheers, ladies and gentlemen. नमस्कार। इंडिया राइजिंग के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने समय निकाला और इंडिया राइजिंग में आने के लिए। पहला सवाल इंडिया राइजिंग को लेकर ही। इंडिया राइजिंग, भारत के बढ़ते कदम, भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है, खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी 4 दिन पहले आप यूएन से आए हैं, संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक, यूएन वाटर वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत वहां भारत की दिखी। गजेंद्र जी, माइक सर, माइक। देखिए, कोई भी देश जब प्रगति करता है, पहली आवश्यकता यह होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे, कोई संस्थान प्रगति करे, उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में काम करना शुरू किया, ये कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है। दूसरा, कोई भी देश, समाज, संस्थान यदि राइज कर रहा है तो दूसरे लोगों की दृष्टि, उनको देखने की नजरिया जो है वो किस तरह से बदला है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नजरिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा, यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के, पिछले 1 महीने में 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला। जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस, जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी। दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि, लगभग 110 से ज़्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उससे पहले 20 दिन पहले, मार्च महीने के शुरुआत में, वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर, वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जी, वो भी लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स वहाँ थे। वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूँ तो वो समिट वर्चुअली 3 दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी। शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी, मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर्स जो हैं उन सब ने इंडियन इनिशिएटिव्स की किसी न किसी रूप में चर्चा की। और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की, हमने कहा कि पानी ग्लोबल इशू है और ये पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है। इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक इट ग्लोबली। और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में, दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया। क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर, हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा लेक्स का रिजर्वेशन, रिवाइवल का, रिजुविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर हॉलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, $240 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस 5 साल के विंडो में होने वाला है, तब पूरी दुनिया भारत की तरफ चमत्कृत दृष्टि से देखती है, उसका नज़रिया बदलता है और ये उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी। नहीं, राइजिंग इंडिया। लेकिन सर, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, मैं इसको इस चीज़ से जोड़ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन है,
कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में भारत का डंका है। हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर लेक्चर दिया गया। आप इसको जोड़ सकते हैं, कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी चुप क्यों है, वाई दे आर ऑब्लिवियस। अब आज की खबर है, जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया। और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर इंटरफेरेंस। मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा, भारत की शक्ति बढ़ेगी, भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति, बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। और उनकी ये टिप्पणियां शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता। जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो 4 स्तंभ ऐसे माने जाते हैं, उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी। न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद दायर किया जाए, उस वाद में एक फैसला हो, फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हों। आप माफ़ी मांग पर छूट भी चुके हों, पहले भी अगर आप छूट चुके हों, आपको अनुभव भी हो कि माफ़ी मांग करके छूटा जा सकता है। हो सकता है शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें, तो शायद उसका डर सता रहा होगा, उसके चलते, या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफ़ी नहीं मांगी गई। और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है, उन परिणामों को, कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इसी तरह की अपेक्षा है। जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हो, तब देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के उस देश के एम्बेसडर से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सहयोग मांगे। मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते। आपको लगता है सिंपैथी होगी इस चीज की? मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक, अब ये स्टेटमेंट है कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी, बल्कि वो तो उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको लगता है उस चीज, वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक, वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं, ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे बढ़ा कोर्ट जाऊंगा। तो आपको लग रहा है इस चीज का उनको फायदा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का रीलॉन्च मोमेंट हो जाएगा, राहुल गांधी को एक और रीलॉन्चिंग का मौका? मुझे तो नहीं लगता, शायद उनको लगता होगा, उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने, उनके मेंटर्स ने उनको बताया होगा इससे फायदा होगा। पहले भी शायद जब वो रफाल पर बात कर रहे थे 2018 में और माननीय प्रधानमंत्री जी की धवल छवि पर कीचड़ उछालने की, कालिक पोतने की कोशिश कर रहे थे, कैग के द्वारा रोके जाने के बावजूद भी, कैग के द्वारा अपने वर्डिक्ट दिए जाने के बाद में भी, किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है। उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अपने आप को उससे रोका। जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया है, सिंपैथी लेने की कोशिश जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे, क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है। देखिए, अब 75 साल के इस आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र 75 साल का हो गया है, जब देश दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा लोगों का देश है, जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं, उस समय में इस तरह के हथकंडों के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करके और उनको अपने साथ में जोड़ पाएंगे, इसकी संभावनाएं मुझे कहीं भी नजर नहीं आती। नहीं, लेकिन राहुल जी ने जोड़ लिया है, पूरा ऑपोजिशन साथ आ गया है सर।
पूरा ऑपोजिशन, मतलब जो कोई मुद्दा नहीं जोड़ पाया, ये इनमें से करप्शन ऐसा का चार्ज। इनमें से ऐसा कौन व्यक्ति था जो 2018 में इनसे अलग था? 2018 और 19 के चुनाव में, 18 से लेकर के 19 के चुनाव में वही सब लोग साथ में थे। एक बार फिर सारी मोदी विरोधी ताकतें एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए, जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई है। कोई नया विषय नहीं है। और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे। राजस्थान पर आते हैं सर। अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर? मैं सीधा सा सवाल लेता हूं। अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया, अभी वो संजीवनी वाला एक केस, उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया, आपने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया अशोक गहलोत के खिलाफ। ये आप दोनों में क्या चल रहा है? गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके? देखिए, मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है, उनकी राजनीति की का हिस्सा है। अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था, मुझे लगता है मुझे उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए। उससे एक दो ज़्यादा कैप्स फेदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की। मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की। 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और अपने बेटे के, उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया, आपने क्रैश कराया। 3 लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया। ये उसकी छटपटाहट है। और उस छटपटाहट के चलते वो इस तरह के अनर्गल बयान दे करके और बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा, मेरी 3 जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, न मेरे 3 जनरेशन का कोई रिश्तेदार भी, मैं नहीं, मेरी 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी, न उसका डायरेक्टर है, न उसका किसी तरह से ऑफिस बियरर है, न उसका मेंबर है, न उसका डिपॉजिटर है, न उसका बोरोवर है, न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्टवाइल डायरेक्टर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे, उसको लेकर के और फिर अनर्गल टिप्पणियां करना। और जब मेरी दिवंगत माता जी, जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में, उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की, तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए उसे भेज दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खींच मिटा रहे हो सकते हैं। लेकिन सवाल सबके जहन में ये आता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत? बहुत ही सवाल मुश्किल हो सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं कि वो वसुंधरा जी को टारगेट क्यों नहीं करते। क्योंकि वो 2 बार की सीएम रही हैं और गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे है। आपको लग रहा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह हो सकती है तो वो आपको सीएम फेस समझ रहे हैं और इस बार गहलोत वर्सेस। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो ये तो उनके जो है मस्तिष्क का विषय, उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ कि वो क्यों टारगेट करते हैं, क्यों नहीं टारगेट करते हैं। दोनों मुझे क्यों टारगेट करते हैं, मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे, उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था, इसका बहुत लंबा इतिहास है जी। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, जेल भेज करके, कुछ लोगों का राजनीतिक हत्याएं करके उन्होंने जिस तरह से निपटाया, ये सब जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टेचर पे नहीं पहुंच पा रहा था, ना नहीं पहुंचा था। और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा। 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद
जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया, प्यार दिया तो सर और मुझे 4,75,000 वोटों से जिता करके भेजा। इसीलिए सर लग रहा है ना गहलोत वर्सेस आप होगा इस बार। जोधपुर की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन दोनों चुनावों में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था। 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए, उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार का शिकार होना पड़ा। मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके कारण से ये चटपटाहट और बढ़ गई। कोई सीएम फेस होगा? बस एक आखिरी सवाल, कोई सीएम फेस होगा या विदाउट सीएम फेस आप मुझे लोग लगता है राजस्थान कि में कल जाएंगे? माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में मंच से भी कह चुके हैं, पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी और देश के 130 करोड़ लोग, कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं, ऐसे सारे लोग, ऐसा नेतृत्व जिस पार्टी के पास में हो, उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। Thank you so much, Honorable Minister. I request you to please stay on stage to felicitate the next set of winners. So, ladies and gentlemen, we are now going to be announcing the next category of awards in rural transformation. So, presenting to you the first winner of this category. People living in rural areas tend to be employed in the agricultural or allied sectors. But in Chhattisgarh's Tulsi village, 1 in 3 people consider themselves YouTubers. Wherever you go in this village, you will find someone creating content. People in this village praise Gulab Singh Yadu, who is credited with this transformation. Rising India lauds his extraordinary effort to put a remote village on a new and entertaining path using digital technologies. Ladies and gentlemen, please welcome